जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश अमृत काल में चल रहा है और भारत देश को चलाने का ठेका 4 लोगों को ही दिया गया है। उन 4 में से 2 ऐसे हैं जो भारत में सिर्फ खरीदने का काम करते हैं और बचे हुए 2 ऐसे हैं जो भारत में सिर्फ बेचने का काम करते हैं। सूत्रों से मालूम चला है वो 2 लोग जो सिर्फ खरीदने का काम करते हैं, पुराणों में उन दोनों को आतापी और बातापी के नाम से वर्णित किया गया है, और वो 2 लोग जो सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं, वर्तमान में हम उन लोगों को रंगा बिल्ला के नाम से जानते हैं। मैं सभी चिलगोजों को यह बताना चाहता हूं कि इस अमृत काल से पहले भी एक काल हुआ करता था जहां आम लोगों को सस्ता नेटवर्क और डेटा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया और कई सारी कंपनियां आई और इसके लिए सफल भी हुई। फिर अचानक से अमृत काल आया और इस अमृत काल में वो होड़ टूट गई कि लोगों को सस्ता सामान उपलब्ध कराना है। आज वर्तमान में ये हालत है, चाहे आटा हो या डाटा हो, सभी की कीमतें आसमान छू रही हैं, पर कुछ मूर्ख इसके लिए मोदी जी और अंबानी भाई को जिम्मेदार मान रहे हैं। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि जियो ने अपनी कीमतें इसलिए बढ़ा दी क्योंकि जियो वाले अपने लड़के की शादी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। तो कुछ समझदार ये भी बोले कि जियो ने बढ़ाई, समझ में आया है, लेकिन एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वालों ने क्यों बढ़ा दी? तो इसका सीधा सा उत्तर है, भाई बारातियों के लिए भी तो व्यवस्था करनी थी, केवल लड़के का ही ध्यान कैसे रख सकते हैं? सैबोलों का क्या होगा? उसके लिए 15 से लेकर 25% तक इन सभी नेटवर्क पर कीमत बढ़ा दी गई है और इनका जो एडिशनल फायदा होगा वो अनुमान है 50,000 करोड़ रुपए। अगर आप इसको ट्रकों में भरेंगे तो लगभग 500 ट्रक भरे जा सकते हैं। अब मैं ऐसे चिलगोजों को ढूंढ रहा हूं जो ये कहा करते थे कि भारत में महंगाई नहीं है, अब वो ये कहते घूम रहे हैं कि तो जिस प्रकार से भारत में अंबानी की शादी का माहौल बनाया गया है, मुझे लग रहा है शादी ना हो, अमृत काल हो गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे? और ये दुख खत्म भी नहीं होगा क्योंकि अमृत काल हो रहा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी अगर ज्यादा हो गया है तो एडजस्ट कीजिए। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब जियो वाले ने अपने लड़के की शादी की तो तुम्हारा बैंड बज गया। सोचो अगर कहीं बीएसएनएल वाले का लड़का होता, तुम्हारा तो ढोल ही बज जाता। एहसान मानो बीएसएनएल का कि उसकी कोई संतान नहीं है, नहीं तो वो भी अपने बच्चे की शादी करने के लिए अगर कीमतें बढ़ा देता, तुम किसकी पोर्ट कराते घूमते। इसीलिए बीएसएनएल का सम्मान करना सीखो। बीएसएनएल की संतान इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो गठबंधन से काम नहीं करना चाहता, संतान के लिए गठबंधन का होना जरूरी है। इसके साथ साथ मैं सल्लू मियां, राहुल गांधी जी का भी बहुत एहसानमंद हूं कि उन्होंने भी शादी नहीं की। अंबानी के एक लड़के की शादी करने से उसका नजराना पूरा भारत देश दे रहा है। अगर आप लोग ने शादी कर ली तो फिर हम लोग नजराने की व्यवस्था कहां से करेंगे? अनंत अंबानी की शादी की आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि काफी सारा फिजूल खर्ची किया गया है और आलोचना होनी भी चाहिए, पर दूसरे पहलू को भी देखिए। अंबानी एक पिता हैं और हर पिता चाहता है कि उनके बच्चों की शादी धूमधाम से हो। मध्यम परिवार में बच्चों की शादी के लिए अब मैरिज गार्डन बुक करने लगे हैं, अच्छे अच्छे मंडप बनवाने लगे हैं। जिसकी जैसी क्षमता है वैसा इंसान खर्च करना चाहता है। अंबानी की क्षमता ज्यादा है तो उसने ज्यादा खर्च किया, उसमें गलत क्या है? अंबानी ने बाहर के लोगों को आके क्यों नचवाया? भाई हम भी तो संगीत के कार्यक्रम करते हैं, क्षमता के अनुसार उसने बाहर के लोगों को नचवाया। पर इसमें प्लस पॉइंट ये देखिए, ऐसे लोगों को नचवाया है जो हमें सपेरों का देश कहते थे, आज उन लोगों को हमने चड्डी में नचवा दिया। तो अब हम इनको नचनियों का देश कह सकते हैं। इसमें प्राउड फील करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। तीसरा इसमें प्लस पॉइंट यह है कि आजकल तथाकथित सेलिब्रिटियों ने हमारे संस्कारों का मजाक बना दिया है, शादी जैसी रस्म का मजाक बना दिया है। ऐसी शादी जैसी रस्म में हमारी संस्कृति का सम्मान इतने बड़े परिवार के द्वारा किया गया है, ये एक गर्व की बात है। मैं इन सब बातों का समर्थन करता हूं। तो क्या मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं कि जियो ने और बाकी लोगों ने अपने रिचार्ज महंगे कर दिए हैं? इसके लिए पूरा वीडियो देखिए, मैं इनके एक एक धागे खोल दूंगा। हर चीज का समर्थन नहीं करता हूं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आइए पूरा वीडियो देखते हैं और जियो के धागे खोलते हैं। ये बीएसएनएल चौका, कनेक्टिंग इंडिया। खैर, इस सब हंसी ठिठोली के बाद हम मुद्दे की बात समझते हैं। मुद्दा ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिसमें जियो, एयरटेल, आइडिया शामिल हैं, इन लोगों ने अपने टैरिफ की कीमतें बढ़ा दी हैं, वो भी 15 से लेकर 25% तक। दूसरी ओर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीएसएनएल की जो सर्विस है वो इनके मुकाबले बहुत ही घटिया और कमजोर प्रकृति की रही है। यानी अगर विकल्प के रूप में इनके अलावा हमें बीएसएनएल का विकल्प चयन करना पड़े तो उसकी गुणवत्ता इतनी कमजोर है कि हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अगर उसकी कोई सर्विस हम ले रहे हैं तो नेटवर्क नहीं लगेगा, अगर हम उसका कोई इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं तो सुनवाई नहीं होगी, अगर सुनवाई हो रही है तो 7 से 8 दिन का समय लगेगा। रिस्पॉन्स वैसा नहीं आता है जैसा इन प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा दिया जाता है।
तो ये प्राइवेट प्लेयर जानते हैं कि ये लोग हमें छोड़कर अगर और कहीं जाते हैं तो उनको वो सर्विस नहीं मिलेगी। चूंकि अब मार्केट में 4 ही प्राइवेट प्लेयर हैं, इसके अलावा जो सस्ता दे सकता है नेट वो बीएसएनएल है, और बीएसएनएल की हालत तो उस खजैले कुत्ते जैसी हो गई है जो रखवाली तो घर की कर रहा है लेकिन भूख नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता है। इसीलिए हमें मजबूरन इन प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाना पड़ता है और इनके टैरिफों को खरीदना पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जियो ने अकेले कीमत बढ़ाई होती तो हम अदर प्राइवेट प्लेयर्स के जाकर पोर्टेबिलिटी करा लेते, पर इन लोगों ने जानबूझकर सामूहिक रूप से इनकी कीमतें बढ़ाई हैं। मतलब एक मीटिंग की होगी कि हम एक साथ अगर कीमत बढ़ाते हैं तो इनके पास कोई विकल्प नहीं होगा कहीं और जाने का। जैसे आप लोग एफएम सुनते हैं तो एफएम में अगर प्रचार आ रहा है तो सभी चैनलों पे आपको एक साथ प्रचार दिखाई देगा। उन लोगों की एक कम्युनिटी बनी हुई है कि एक काम करो, अगर गाना देना है तो एक साथ देना है, प्रचार देना है तो एक साथ देना है। तो तुम जब भी चैनल चेंज करोगे, अगर एफएम में एक में प्रचार आ रहा है तो सभी में प्रचार आ रहा होगा, तो आपको पर्टिकुलर किसी एक चैनल का हाथ थाम के पकड़ना पड़ेगा जो आपके इंटरेस्ट के गाना बजा रहा हो। इसी प्रकार से इन लोगों ने एक साथ सामूहिक रूप से कीमतें बढ़ा दी हैं और उस कीमत के बढ़ने से हम लोग परेशान हैं। और हम लोगों की परेशानी का प्रमुख सबक है लालची हो जाना, फ्री की आदत डाल जाना। पहले वो लोग हमें फ्री की आदत डालते हैं, फिर उस फ्री की आदत की जाल में हमें फंसा लेते हैं और हम सब लोग उसमें फंसे हुए हैं। दूसरी ओर इन प्राइवेट प्लेयर्स ने जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर भी नियंत्रण रखा हुआ है, और जो व्यवस्थाएं हम तक फ्री में और कम कीमत में पहुंच सकती थी उनको उन्होंने लचर बनाकर रखा हुआ है। जैसे कि बीएसएनएल, जब यह वर्ष 2000 में स्थापित किया गया, जिसे दूरसंचार निगम के नाम से जानते थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बीएसएनएल नाम से स्थापित हुआ और इन्होंने बहुत दूर दूर ऐसे क्षेत्रों में जहां पर लोग नहीं पहुंच सकते हैं, पहाड़ी इलाके में या कहीं दूर इलाकों में, वहां तक भी संचार व्यवस्था के लिए आधारभूत संरचनाएं बिछाई, जैसे कि खंबे, तार बिछाना इत्यादि सब आधारभूत संरचनाएं इनके द्वारा बिछाई गई। फिर आया करप्शन का दौर। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसमें ऐसे करप्ट लोगों को मिनिस्टर बनाया गया दूरसंचार का। ये वो व्यक्ति है जो सन टीवी का मालिक है। बीएसएनएल की बड़ी बड़ी लैंडलाइन इसके पास पहुंचती थी नेटवर्क वाली, और प्राइवेट चैनल सरकार के लैंडलाइन या नेटवर्क से चल रहा था, जिसमें इस व्यक्ति के करप्शन का आरोप लगा तो इसने पद छोड़ दिया। उसके बाद कांग्रेस की ही गठबंधन की सरकार में इससे बड़ा भ्रष्टाचारी आकर बैठा, ए राजा, इसे स्पेक्ट्रम राजा के नाम से जानते हैं। इस व्यक्ति ने स्पेक्ट्रम का जिस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसके ऊपर स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का आरोप लगा। हालांकि वर्तमान में छूट चुका है, सिद्ध नहीं हुआ है इसका आरोप, तो हम इसे आरोपी नहीं कह सकते हैं क्योंकि कोर्ट ने भी इसे आरोपी नहीं माना है। लेकिन अगर कहीं धुआं है तो आग तो रही होगी। पर इन दोनों के कारण जो बीएसएनएल 2004-05 में प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए कमा के दे रहा था, वो 7-8 में आते आते एकदम चकनाचूर हो गया। उसके लिए यही दो भ्रष्ट नेता जिम्मेदार हैं और उसका पूरा परिणाम भारत की पब्लिक को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हमने ऐसे भ्रष्ट लोगों को प्रतिनिधि बनाकर भेजा है और वही भ्रष्ट लोग हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और उसी का परिणाम ये है कि हम बीएसएनएल जैसी विश्वसनीय संस्था के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सर्विस इतनी घटिया होती जा रही है क्योंकि उनके लिए जिम्मेदार हैं। और इन जैसे लोगों को चुनने के लिए जो प्राइवेट प्लेयर्स खेल खेलते हैं, उन खेल को सफल बनाने में आज आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल ये आगे निकल चुके हैं और उनको बेनिफिट भी हो रहा है और उस बेनिफिट का वो हमें फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बड़ा प्रश्न ये होना चाहिए कि आखिरकार बीएसएनएल क्यों टूट गया और ये बीएसएनएल की हालत ऐसी कैसी हो गई। तो आप ये समझिए कि बीएसएनएल की जो सर्विस थी वो शुरू में बहुत अच्छी थी, फिर धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में आना शुरू हुए, फिर स्पेक्ट्रम बढ़ना शुरू हुआ। अब आप भी समझते हो कि अगर हमारे देश के नेताओं को थोड़ी सी हड्डी फेंक दी जाए तो कुत्ते की तरह वो झुक जाते हैं, वो देश बेच देंगे, फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो गलत स्पेक्ट्रम की नीलामी होना देश बिकना ही कहलाता है। देश कोई व्यक्ति नहीं है, देश के संसाधनों को गलत हाथों में डिस्ट्रीब्यूट करना देश बेचना कहलाता है। तो इन लोगों ने देश को बेच दिया और प्राइवेट प्लेयर्स ने उसमें एंटाइटी ले ली। याद रखना कि हमारे पास संसाधन कम है तो पीपीपी मॉडल के द्वारा हम संसाधनों को प्राइवेट प्लेयर की सहायता से लोगों तक पहुंचाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो खुद की सरकारी संस्था है उसको हम कमजोर कर दें। और हमने इसको कमजोर कर दिया, प्राइवेट प्लेयर्स को मजबूत कर दिया, और जब उनका मौका आया तो उन्होंने अचानक सामूहिक रूप से कीमत बढ़ा दी। और चूंकि हमारा जो मेन संस्था थी उसकी सर्विस इतनी घटिया हो चुकी थी कि हम उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे हैं। पर वर्तमान में यह हालत है कि हमारी देशभक्ति जगी हुई है। जो भी जियो, एयरटेल, अन्य सिमों का इस्तेमाल कर रहे थे वो सब अब बीएसएनएल की तरफ पोर्ट करते हुए जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। तो कुल मिलाकर बीएसएनएल की खस्ता हालत के लिए जिम्मेदार आप और हम हैं। ना ही हमने इसकी सुदृढ़ीकरण के लिए आवाज उठाई है, और दूसरा जो इसके कर्मचारी हैं मक्कार नंबर 1 के, फिर उनको बीआरएस देकर रिटायर
भी किया जा रहा है। अब जो नए कर्मचारी आ रहे हैं शायद वो अपनी जवाबदारी समझ पाएं कि पीएसयू का क्या रोल होता है। इसीलिए बीएसएनएल को पीएसयू नहीं बनाया गया है, निगम बनाया गया था, जिससे कि सुविधाएं बहुत अच्छी से पहुंच पाएं और ऐसी सुविधाएं पहुंच पाए जैसे कोई प्राइवेट प्लेयर सुविधाएं दे रहा है। हालांकि अब इसमें कितना सुधार हो पाता है, मोदी जी ने भी 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट की घोषणा की है। अगर ये इन्वेस्ट होता है और इस प्रकार के प्रोसेस होते हैं तो निश्चित रूप पर बीएसएनएल सबसे विश्वसनीय होगा। अभी बीएसएनएल में 4G आ चुका है। अगर आप पोर्ट कराना चाहते हैं तो करा लीजिए, और मेरे हिसाब से कराना ही चाहिए। मैंने भी कराया है, आप भी कराइए। इन प्राइवेट प्लेयर्स को हमें सबक सिखाना ही होगा। अगर हमने इन प्राइवेट प्लेयर्स को सबक नहीं सिखाया तो याद रखना कि ये पूरे मार्केट को कैप्चर करके बैठे हुए हैं। जियो 40%, एयरटेल 33%, ऐसे वोडाफोन, आइडिया भी इसी प्रकार से पूरे मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं। लेकिन आप और हम लोगों की जागरूकता की वजह से निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जियो, आइडिया इत्यादि का बायकॉट हो रहा है, खासकर जियो का, और बीएसएनएल की तरफ लोग पोर्ट करते हुए जा रहे हैं। और जो पोर्ट का रिजल्ट आया है वो बहुत ही सकारात्मक है। लगभग 2 लाख लोगों ने पोर्ट कराया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। अब बीएसएनएल का ये काम है कि वो निश्चित तौर पर ये जो कंपनियां मार्केट शेयर होल्ड किए हुए हैं नेटवर्क की उपलब्धता की लेकर या नेटवर्क की स्थिरता को लेकर, जिसमें बीएसएनएल सबसे लास्ट में है, अध्यक्ष की ये भूमिका है कि अब बीएसएनएल की गुणवत्ता को सुधारा जाए और लोगों तक वो गुणवत्ता पहुंचाई जाए जिसके लिए बीएसएनएल जाना जाता है। और यहाँ बीएसएनएल वालों को याद रखना चाहिए कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये टेलीकॉम से संबंधित, उसमें प्रमुख भूमिका बीएसएनएल की है। वो तो वही बात हुई कि मंडप कोई और गाड़ के गया है और फेरे कोई और दे रहा है। तो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बीएसएनएल की है, फेरे उसमें जियो दे रहा है। तो भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो बीएसएनएल चंद्रमा तक, चंद्रयान 3 के लिए नेटवर्क दे सकता है, क्या वो भारत में 4G और 5G की सुविधाएं नहीं दे सकता है? दूसरी बात यह है कि जो स्पेक्ट्रम बंटवारा हुआ है उसमें बीएसएनएल को लेट क्यों ऑक्शन में शामिल किया गया, और उसके पीछे शामिल करने का ये भी कारण रहा है कि बीएसएनएल हमेशा किसी न किसी आरोपों से घिरा रहा है। तो ऐसे मंत्रियों का चयन करो जो आरोपों में ना घिरे हुए हों, या ये स्वीकार करो कि तुम्हारे सभी मंत्री आरोपों में घिरे हुए हैं। फिर वो चाहे पेपर लीक की घटना हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, या फिर रेल एक्सीडेंट हो, या फिर पुल टूटना हो, या सड़क का टूटना हो, सभी जगह अगर भ्रष्टाचार दिख रहा है तो बीएसएनएल इससे अछूता कहाँ रहा। पर लोगों की चिंता करनी होगी, बीएसएनएल को मजबूत करना होगा। यहाँ हमें कई सारी चीजों पर फोकस करना है और कई सारी चीजें हमें सीखनी है। हमसे गलती ये हुई कि हम लालच में पड़ गए, हमें लालच में नहीं पड़ना है। सीख हमको ये करना है कि हमारी चीज जो है उसको हमें मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि प्राइवेट जो पीपीपी मॉडल है उसके द्वारा देश में स्थिरता लाई जा सकती है, ये बात सही है, संसाधन कम है, इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता कि सभी चीजों को सरकारी संस्थाओं के द्वारा पूरा किया जा सके। हमें प्राइवेट प्लेयर की आवश्यकता है, लेकिन मॉडल ऐसा बनाए कि ना ही प्राइवेट प्लेयर ज्यादा मजबूत हो, ना ही सरकारी संस्थाएं ज्यादा कमजोर हों। दोनों को पैरेलल रखा जाए, नहीं तो किस बात का पीपीपी। इसीलिए आप सब लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि महंगाई हो रही है तो निश्चित तौर पर बीएसएनएल पर पोर्ट कराइए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जियो ने हमको फ्री अवेलेबल कराया है, अब वो बदले में उसको कंपनसेट कर रहा है। तो ये तो कोई जायज तर्क नहीं हुआ कि पहले फ्री दिया फिर लूटने के लिए आ गए। जो ट्राई संस्था है वो कहाँ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसका क्या रोल है इस देश में, जिसके लिए बनाई गई उसी की आवाज नहीं उठा रही है। क्या वो स्वीकार कर चुके हैं कि अगर कोई पहले फ्री देता है तो बाद में वो कंपनसेट करने के लिए कीमतें बढ़ा सकता है? तो जियो जो कर रहा है क्या वो ठीक है? ये एक नजरिए से देखा जाए तो ठीक है। दूसरा नजरिया ये भी है कि वर्तमान में जो अभी टैरिफ की कीमतें हैं, पुराना काल अगर याद करेंगे तो इससे भी ज्यादा महंगी टैरिफ की कीमतें हुआ करती थी जब जियो नहीं आया था। उस समय की बात कर रहा हूँ। जियो के आने से कम कंपटीशन कुछ हद तक तो कम हुआ। अब वापस से वही कंपटीशन अगर हाई हो रहा है तो ये तो वही गलती हम दोहरा रहे हैं जो जियो के पहले दोहरा रहे थे। इसीलिए बीएसएनएल को मजबूत करेंगे तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो और अच्छी सर्विस देंगे, कीमतें भी उतनी नहीं बढ़ेंगी। आप कमाइए, आपका हक है, आप मेहनत करते हैं, पर इतना भी ना कमाइए कि लोगों पर उसका वर्डन पड़ने लगे। क्योंकि आज पूरा भारत रील्स में फंसा हुआ है, रोजगार तो किसी के पास है नहीं है, चोरी चकारी करके रिचार्ज कराते हैं, उसमें भी तुमने रिचार्ज करा दिया। सरकार को ये सोचना चाहिए कि यदि रिचार्ज महंगे हो गए तो लोग रील्स नहीं देख पाएंगे, उनको ये महसूस हो जाएगा कि वो बेरोजगार हैं। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि बीएसएनएल क्यों मजबूत होना चाहिए, इसीलिए कि लोगों को उनकी रोजगारी का या बेरोजगारी का आभास ना हो जाए। सरकार आप समझिए अपनी जिम्मेदारी। अगर इनको नेट सस्ता नहीं मिला, रील्स नहीं देखी, तो इनको मालूम चल जाए कि ये लोग बेरोजगार हैं और फिर आंदोलन होने लगेगा, तो पूरी रणनीति आपकी फेल हो जाएगी। इसीलिए सब काम छोड़िए, नेट को सस्ता कराइए। जय हिंद, जय भारत।